बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। बड़ा टाइम से अटेम्प्ट किया करें और सारे लोग किया करें। आगे चल के सीट्स आनी है बहुत सारी, तो अपनी तैयारी जो है अच्छे से करें और पास पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लें। क्वेश्चन है जी पहला हमारे पास गौतम बुद्धा के हवाले से। गौतम बुद्धा के हवाले से एक तो ये पूछा गया कहाँ पे ये पैदा हुआ था। लिम्बी के अंदर, ये नेपाल में है। कौन से कंट्री में है ये आजकल? नेपाल के अंदर है। 563 BC के अंदर। BC का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 563 ईयर्स पहले की ये बात है। ठीक है, तो 2-3 सवाल बनते हैं गौतम बुद्धा के हवाले से। एक तो बुद्धिज्म के ये बानी थे, इनका असल नाम पूछा जाता है सिद्धार्था। सिद्धार्था इनका असल नाम था, या फिर सुखिया मुनि। सुखिया मुनि भी कहेंगे इन्हें हम, सुखिया मुनि या फिर सिद्धार्था। गौतम बुद्धा ये एक ही बंदे के नाम है जो बुद्धिज्म के बानी हैं। नेपाल में ये पैदा हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धिज्म के जो फॉलोअर हैं वो चाइना में और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फीफा मेन वर्ल्ड कप वाज कमेंस्ड इन, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है पूछा गया पहली बार किधर हुआ, कब हुआ? 1930 के अंदर हुआ और ये यूरुग्वे में हुआ था। पहला जो था ये किसने होस्ट किया था? यूरुग्वे किधर है? साउथ अमेरिका का एक कंट्री है यूरुग्वे। ठीक है, उसने होस्ट किया था और यही विनर था। पहला जो फीफा वर्ल्ड कप था उसका विनर भी पूछा जा सकता है आपसे, उसका विनर भी यही यूरुग्वे था। ठीक है, फीफा जो था आप कहें कि एसोसिएशन की बात करें तो 1904 में ये बन गई थी, ये भी सवाल बनता है। करंट जो फीफा का चैंपियन है वो कौन सा मुल्क है? तो ये आपसे पूछा जाएगा तो अर्जेंटीना जो है करंट चैंपियन है, क्योंकि 2022 का जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ लास्ट, वो अर्जेंटीना ने जीता था। मेसी ले गया था जीत के। मेसी फुटबॉल का प्लेयर है और किसका? अर्जेंटीना का है। नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो किधर होने जा रहा है? ठीक है, ये अगर आपका 22 में हुआ तो अब 26 में जाके, तो 26 में जो है ये होने जा रहा है USA में, मेक्सिको में और कनाडा में। ठीक है, 26 वाला। और उसके बाद 30 में होगा। 30 में जो है वो पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को में होगा। और अगला 34 वाला 1934 वाला जो है वो सऊदी अरेबिया में होगा। ये सऊदी अरब वाला भी पूछा है, 1934 वाला भी पूछा गया पेपर में, तो ये ज़रूर करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास चाइना हैज़ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो चाइना जो है ये मंगोलिया के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, सबसे बड़ा बॉर्डर। तकरीबन कुछ 4600 किलोमीटर के करीब करीब है। ये आपको चाइना नज़र आ रहा है ये वाला सारा, और ये मंगोलिया है ये दरमियान वाला। तो ये जो बॉर्डर है सबसे बड़ा बॉर्डर है किसका? चाइना का। किसके साथ जी? मंगोलिया का। रशिया के साथ भी है लेकिन थोड़ा है, लेंथ में देखेंगे तो। मंगोलिया रशिया और चाइना के दरमियान में एक बफर स्टेट का काम करता है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, दो मुल्कों के दरमियान में जो सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है वो कनाडा और USA के दरमियान में है। तकरीबन 9000 किलोमीटर के करीब करीब है। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर बिटवीन टू कंट्रीज पूछता है वो, कनाडा और USA के दरमियान में। नेक्स्ट सवाल है जी, वन ऑफ द कंट्री वेयर अल्कोहल हैज बीन यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल। तो ब्राज़ील के अंदर जो है ना जी यूज़ किया जाता है एथेनॉल की शक्ल में। अल्कोहल जो है उससे क्या बनाते हैं? एथेनॉल टाइप कोई बना देते हैं। एथेनॉल बेसिकली अल्कोहल की ही आप कह लेंगे, कोई कशीद की हुई टाइप होगी। तो गन्ने के रस बनना बहुत ज़्यादा होता है ब्राज़ील में, तो उससे क्या बनाते हैं? ये एथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं और उसे गाड़ियों में यूज़ करते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो कि पेट्रोल की खपत कम है, वहाँ पे पेट्रोल का जो शॉर्टेज है उसका मसला नहीं है। दूसरा ये है कि जब सर्दी पड़ती है तो ये जो है ना जमता नहीं है, कार्बोरेटर को जो है ना जी ख़राब नहीं करता है, माहौल दोस्त है। ठीक है, 3-4 तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से उन्होंने डेवलप की है कि वहाँ पे
उनके जो इंजन हैं वो इस टाइप के हैं कि वो इसे यूज़ कर लेते हैं एज ए फ्यूल। हमारे यहाँ तो नहीं करते ना, हम तो वही लग रहे हैं तेल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो एथेनॉल है वो भी तो महंगा है ना, तेल से महंगा फिर वो हो जाएगा। अभी तो चलो गुड़ मिल जाता है हमें, ठीक है, 200 रुपये किलो। तो जब ये गाड़ियों में डलना शुरू होगा तो 1000 रुपये किलो भी नहीं मिलना है फिर ये। आगे चलते हैं, विच वन इज लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में आपको पता है 5 मुल्क हैं हमारे पास। एक हमारे पास ये कजाकिस्तान है जो कि सबसे बड़ा है रकबे के लिहाज से भी, और दुनिया में सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री। 2-3 सवाल बनते हैं इसके। कजाकिस्तान के दुनिया में सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पे मंगोलिया, तीसरे नंबर पे चाड। तीनों याद करने हैं। लैंड लॉक कंट्री ऐसा मुल्क होता है जिसे समंदर नहीं लगता, तो इसे समंदर नहीं लगता है, ठीक है। पूरी दुनिया में 44 हैं, 44 कंट्री ऐसी हैं, ये भी सवाल बना है जिसे नहीं लगता है क्या जी, समंदर, सी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात करें, उनमें सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया कहेंगे इसे कजाकिस्तान को। यूरेनियम की प्रोडक्शन के हवाले से ये पहले नंबर पे है। रशिया से आज़ाद हुआ, ये ऊपर रशिया है, 1991 में ये रशिया से आज़ाद हुआ, ठीक है। इसका कैपिटल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हमारे पास जो है अस्ताना इसका कैपिटल है। बाद पहले इसका नाम तब्दील करके नूर सुल्तान भी किया गया था। करेंसी इसकी टंची है, वो भी कभी कभार पूछ लेते हैं। और इसमें सबसे छोटा मुल्क जो है ये ताजिकिस्तान है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, ये ताजिकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, और ये उज़्बेकिस्तान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान इस सेंट्रल एशिया में वाहिद डबल लैंड लॉक कंट्री है। उज़्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक कंट्री का मतलब है कि उसके बाहर वाले जो कंट्री है वो भी लैंड लॉक्ड है, ठीक है। और ताजिकिस्तान जो है रकबे के लिहाज से यहाँ सबसे छोटा है। ताजिकिस्तान के बाद यहीं पे आपका वाखान कॉरिडोर बनता है, देखिए पतला सा, नीचे पाकिस्तान है। तो वाखान कॉरिडोर जो है वो सेपरेट करता है ताजिकिस्तान को किससे, पाकिस्तान से। यहाँ ये भी सवाल बन जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सेंट्रल एशिया के जो 5 ही मुल्क हैं, तान कंट्रीज हम कहते हैं। वेयर इज द नोटरी डैम कैथेड्रल। अच्छा, ये डैम नहीं है तो याद रखिएगा, ये DAME डैम बनेगा, ये DAME डैम कैथेड्रल। ये आपको पता है कि बिल्डिंग है बेसिकली, तो ये पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। पेरिस फ्रांस के अंदर मशहूर है मजहबी हवाले से जो है ना जी, आप देखें हिस्टोरिकली ये एक बिल्डिंग है, इसके बारे में सवाल बनता है। वो इज द मेल लीड कैरेक्टर इन द फिल्म टाइटैनिक। टाइटैनिक आपको पता है लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक ज़बरदस्त एक्टर। इसकी स्टोरी ना बड़ी इंस्पायरिंग है, आप पढ़िएगा। ये कहता है कि मैं जो है ना जी, एक दफ़ा मतलब है कि मैंने मूवी बनाई, मेरा सारा पैसा लग गया और मेरा दिवालिया निकल गया। मतलब है कि फ्लॉप एक्टर समझ लें आप इसे। इसने मूवी लिखी थी पहले, तो इस तरह से स्क्रिप्ट था इसके पास एक, अब उसे स्क्रिप्ट इसने एक और लिखा, उस पर यह मूवी बनाना चाह रहा था। इस पर पैसे नहीं थे, बजट नहीं थे, कोई भी इन्वेस्टर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पहले फ्लॉप हो गया हुआ था। तो अपनी बीवी से इसने जेवर मांगा, उसने जेवर भी नहीं दिया साहब से। उसने कहा पहले ही डबो दिया सारा कुछ, ये जेवर बचा है ये भी डबो देना है, सारा बर्बाद कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है जी मैं घर से निकल पड़ा। कहता है मेरे साथ मेरा कुत्ता था, डॉग था, उसे लेकर निकल पड़ा। मैं ऐसे जो है ना घूमता फिरता रहा, किसी काम की तलाश में। अपना स्क्रिप्ट लेके किसी को दिखाया मैंने, लोगों को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था। कहता फिर जो है ना मैंने शाम को जब फिरता रहा सारा दिन, पैसे थे नहीं, पैसे ख़त्म हो गए, तो मैंने वो जो डॉग था वो बेच दिया। $20-30 का जितने का भी बेचा, काफ़ी अर्सा पहले मैंने स्टोरी ये पढ़ी थी, वो बेच दिया। उसके बाद मैं गया, मैंने अपना स्क्रिप्ट दिखाया, 2-3-4 लोगों को पसंद आया स्क्रिप्ट, मैंने वो बेच दिया। मैंने कहा चलो अपना गुजारा तो करूँ। $1000-2000 का इतने में उसने बेच दिया, 1200 का या इस तरह से था, कुछ था फिगर, तो इसने बेच दिया। उसके बाद कह रहा मैंने जो है ना जी बाकी पहले गया, मैंने अपना वो जो डॉग था वापस लिया जाके। कह रहा 20 गुना 30 गुना ज़्यादा पैसे दिए मैंने उस बंदे को, तब जाके उसने मेरा डॉग वापस किया। अच्छा, मैंने जो स्क्रिप्ट बेचा आगे चल के, मैंने उसमें कंडीशन ये रखी कि इसमें जो है ना एक्टर मैं ही रहूँगा। पैसे चाहे मुझे पैसे थोड़े दे दें आप, लेकिन एक्टर मैं ही रहूँगा। कहते वो मान गया, पहले तो वो माने नहीं कि पहले ही फ्लॉप किया हुआ है, ये इसे रखूँगा तो ये मूवी डूब जाएगी। उसके बाद जो है ना जी मैंने खैर उन्हें मनाया, पैसे कम किए उधर से, और उसके बाद जो है ना मैं जब गया तो इस वक्त दुनिया का आप देखेंगे कामयाब तरीन ज़बरदस्त किस्म का हीरो एक्टर है, एक लेजेंड है आप ऐसे कहेंगे।
आप कहें कि हॉलीवुड इंडस्ट्री क्या। लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है, ये देखिए ये बेसिकली यही था, बंदा यही था, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है, जवाब है जैक डॉसन। तो करेक्टर के उस मूवी के अंदर जो करेक्टर है उसका पूछा है, उसका नाम पूछा है उसने, हीरो यही था। बच्चे इसी को ना लगाएं। इसमें आप देखेंगे वो जो मतलब आप कहेंगे लियोनार्डो डिकैप्रियो ही था, लेकिन उस मूवी के अंदर जो उसका करेक्टर दिया गया, जो नाम दिया गया, जिस करेक्टर को वो निभा रहा था, उसका क्या नाम था जी? जैक डॉसन था जी। वो एक गरीब लड़का होता है। पूरी स्टोरी आपने टाइटैनिक मूवी तकरीबन सब नहीं देखी होगी। अपने दौर का एक शाहकार था टाइटैनिक। आगे चलते हैं जी। इन स्पोर्ट्स हु साइन द फाइनल रिजल्ट आफ्टर द गेम। तो गेम के बाद जो है ना जी, कौन साइन करता है जी? रेफरी साइन करता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मजीद एक्सप्लेन करने वाली। सिएज ऑफ दमास्कस अकर्ड ऑन 21 अगस्त 1634। जो दमिश्क की फतह थी तो ये कब हुई जी? 1934 के अंदर 21 अगस्त 1934। अगस्त का महीना में कोई भी डेट दे दे आप उसी को ठीक कर देना, ठीक है। ये सितंबर तक चली थी। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो थेम्स रिवर के किनारे पे है जी। इसमें टावर ब्रिज आपको पता है, उसका भी पूछता है कौन से दरिया के किनारे पे है। टावर ब्रिज जो है थेम्स रिवर के ऊपर, लंदन की बात हो रही है। ये थेम्स रिवर गुजरा है इसके पास से, ठीक है। दमिश्क की फतह ये हज़रत खुलफा राशिदीन के दौर की बात हो रही है। आगे चलते हैं जी। मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है आप बेटा 11 हो गए हैं, पहले 12-10 थे। अब इसमें ईस्ट तैमूर भी आ गया है। ईस्ट तैमूर 2025 में जो समिट हुई मलेशिया के अंदर इनकी ईस्ट आसियान की, तो उसमें जो है ना जी ईस्ट तैमूर भी इसका हिस्सा बन गया है, ठीक है। ईस्ट तैमूर का कैपिटल दिल्ली है, वो पूछ लेता है अक्सर, इसका कैपिटल पूछेगा दिल्ली, ठीक है। कौन कौन से मेंबर हैं इसमें अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया वाले, बर्मा है हमारे पास, म्यांमार से शुरू करते हैं हम, लाओस है, नीचे कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिलिपाइन। 10 ये हो गए। 11वां हमारे पास ईस्ट तैमूर है, ठीक है। तो ये आसियान कब बनाई गई थी? इसका जो ईयर है गलबन 1967 का है, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है, हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। 2025 की इसकी जो समिट हुई वो किधर हुई? वो हुई है मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर में। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन क्रिकेट टीम ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। 12वां प्लेयर बाहर बैठता है, 12 नहीं करना। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल्स। अमीर लोगों की जो गवर्नमेंट होगी उसे क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी कहेंगे। प्लूटोक्रेसी। ओलिगार्ची भी बेसिकली गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, थोड़े से लोग जो उसे चला रहे होते हैं। अरिस्टोक्रेसी भी तकरीबन यही होती है कि जो है ना जी कुछ लोग आप कहेंगे अशराफिया जो है वो मुसल्लत हो जाए, कुछ ख़ानदान मुसल्लत हो जाए। तो जिस तरह हमारे मुल्क में आपको पता है कि ख़ानदान से ख़ानदान, ख़ानदान से ख़ानदान आगे नीचे चलते जा रहे हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना एक ऐसा सेटअप बना दिया है कि एक आम आदमी जो है वो उसमें घुस ही नहीं सकता, उनके अंदर जा ही नहीं पाता, क्योंकि ना उसके पास पैसे होंगे ना उसके पास पावर होगी। अगर उसके पास पॉपुलैरिटी होगी तो उठा लिया जाएगा। टेरर फाइनेंसिंग जुरिडिक्शन अंडर विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। टेरर फाइनेंसिंग का जो काम FATF इसे कंट्रोल करती है। FATF एब्रीविएशन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बन जाएगा हमारे पास FATF। तो ये 1989 में बनाई गई, ठीक है जी। 40 इसके मेंबर हैं इस वक्त, 40 मेंबर हैं। और इसका काम क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग जो है उसे रोकना, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा इनकी 3 लिस्ट होती हैं FATF की। एक वाइट लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और तीसरी ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट जो है 2 कंट्री को इन्होंने किया हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक ईरान को और दूसरा नॉर्थ कोरिया को। ग्रे लिस्ट में काफ़ी सारे मुल्क हैं, होते हैं 10, 12, 15, उसमें पाकिस्तान रहा है ग्रे लिस्ट में, ठीक है। वाइट लिस्ट में तो फिर बाकी पूरी दुनिया है। चलें जी, FATF आपको याद रहेगा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म बिकम हरिकेन्स इन विच ओशन। ट्रॉपिकल स्टॉर्म, स्टॉर्म बेसिकली क्या होता है? आंधी, तूफान, बारिश, जिसकी जो स्पीड है आप देखेंगे 37 मीटर पर आवर से लेके 73, चलें 36 कर लें,
36 मीटर पर आवर से लेके MPH 73 मीटर पर PH चले बराबर इस तरह से तक इसकी स्पीड होती है। इससे ज्यादा अगर हो जाए मतलब हॉरिकेन क्या होता है, 74 मीटर पर आवर से आगे नेक्स्ट इतना चाहे चली जाए, मतलब तूफान कह लें इसे उर्दू में अपने लैंग्वेज में। तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर ज़्यादातर बन रहे होते हैं। तो इसने यही पूछा है हमसे का टॉपिक का जो स्टॉर्म्स होते हैं वो हॉरिकेन्स कब बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, अटलांटिक ओशन में बनते हैं। इनकी स्पीड भी मैंने बता दिया आपकी वाइंड की। डैश इज अ प्रिंसिपल माउंटेन मास सच अ कंपैक्ट पोर्शन ऑफ अ माउंटेन रेंज कंटेनिंग वन और मोर समिट्स। तो ये मैसफ जो है इसकी डेफिनेशन यही है हमारे पास। बेसिकली जो माउंटेन्स बनती हैं उनकी जो है ना बनने का जो प्रोसेस है उसके हवाले से बात हो रही है। फोल्ड में दो टेक्टोनिक प्लेट जो है एक दूसरे के साथ जब टकराती हैं, जिस तरह से हमारी हिमालय बनी हुई है, एल्प्स माउंटेन्स बनी हुई हैं। डूम जो है जब ये मैग्मा जो अंदर रह जाता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो फिर वो डूम्स बनती है, वोल्केनो वो जहाँ से लावा निकल रहा होता है। और मैसफ की डेफिनेशन ये दी ही गई है इसमें कि क्या है जी, मैसफ ऐसा प्रिंसिपल माउंटेन मास होता है सच एज कंपैक्ट पोर्शन। तो कंपैक्ट मतलब है कि एक दूसरे के साथ पोर्शन होता है माउंटेन रेंज का कंटेनिंग वन और मोर समिट्स, जिसमें एक से ज्यादा समिट्स हो सकते हैं। ये शक्ल में आपको फिगर दिखाने की कोशिश की गई है आपको। हाँ जी, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक? ग्रामीण बैंक गरीबों का बैंक। इसका आइडिया भी डॉक्टर यूनुस साहब का था जी, जबरदस्त आदमी, पर्सनैलिटी। इन्होंने 1983 के अंदर जो है ना जी इनके अपने जो है ना जी पैसे थे $27। $27 से इन्होंने काम शुरू किया, गरीबों को दे दिए, बांट दिए कि इससे अपना कारोबार करो और ये फिर मुझे वापस करने हैं। गरीब आपको बताया कि उसमें जो है ना लॉयल्टी वफादारी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने जो है ना अपना कारोबार किया, कुछ ना कुछ पैसे उनके बढ़ गए, वापस उन्होंने कर दिए इसके पैसे, इन्होंने फिर वो आगे दे दिए। थोड़ा बहुत उसके ऊपर ही से इंटरेस्ट भी दिया उन्होंने, थोड़ा सा ना होने के बराबर। इस तरह से इस बंदे ने $27 से शुरू किया काम। अब मैंने इसकी चेक की है, करंट जो वर्थ है इसके जो ग्रामीण बैंक है उसकी 43 बिलियन बल्कि $44 बिलियन। कितने? $44 बिलियन। हम $1 बिलियन के लिए मिन्नतें कर रहे हैं सऊदी अरब की IMF की। टोटल हमारे पाकिस्तान की पूरी जो रिजर्व है गवर्नमेंट के पास वो 14 से 15 बिलियन डॉलर है बस। मतलब हमारी जो पूरी गवर्नमेंट के पास पैसा है उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा वर्थ है इसकी, डॉक्टर यूनुस की खुद की, जो इसने लोगों में तकसीम की हुई है, जो इसने कर्ज दिया हुआ है, जिसने लोगों में बांटा हुआ है। बांग्लादेश में करोड़ों लोगों को इस बंदे ने गुर्बत से निकाला है। तो गरीबों का जो बैंक था इसने कहा अमीर को तो हर बंदा देता है कर्ज, गरीब को कोई नहीं देता। आप जाएं लेके कर्ज लेने के लिए बैंक को कहें यार मुझे 50,000 रुपये चाहिए, चले 50 लाख तो आपको किसी ने नहीं देने, 50 लाख देने, आपसे 1,000 किस्म की वो श्योरिटी मांगेगा। हाँ जी, आपकी जो है ना जी कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, उसके कागजात, कोई सोना है आपके पास, वो रखवाएं इधर, कोई गारंटर लेके आए 3-4 ढूंढ के, आपको देगा ही नहीं। अमीरों को देता है बैंक, ठीक है। पैसे बैंक होते ही वैसे अमीरों के लिए, गरीब का काम क्या है उधर बैंकों में जाके करना। इसने कहा कि यार हर बंदा अमीर को देता है पैसे, गरीब को तो देता ही कोई नहीं, मैं गरीबों को दूंगा, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो है ना जी वहाँ के जब इनकलाब टाइप आया है, स्टूडेंट्स लेके आए हैं बांग्लादेश में, उन्होंने कहा जी डॉक्टर यूनुस क्या होंगे हमारे वजीर आजम या केयरटेकर वजीर आजम होंगे। ये चला रहा है बांग्लादेश का पूरा निजाम, पूरी की पूरी कौम इनके साथ खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम ऐसा किया है डॉक्टर यूनुस ने, ठीक है जी। तो ये ग्रामीण बैंक डॉक्टर यूनुस की इजाद थी, ये लेके चले थे बांग्लादेश में। पाकिस्तान में भी डॉक्टर अमजद साकिब जो है वो इसी मतलब है क्या कहें कि आइडिया को लेके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया था पहले से, पूरी दुनिया इन्हीं को जानती है ग्रामीण बैंक के हवाले से। माउंट लॉगन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो कनाडा के अंदर है, कनाडा की हाईएस्ट माउंटेन है ये, 5959 मीटर इसकी हाइट है जी। कनाडा की हाईएस्ट पीक है ये, और नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर जो है डेनाली पीक, ठीक हो गया जी। तो ये माउंट लोगन कनाडा का याद रखेंगे आप।
अरब लीग हेडक्वार्टर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है जी कायरा के अंदर है। अरब लीग के हवाले से 3-4 सवाल बनते हैं। देखिए अरब लीग जो है हमारे पास 1945 में बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर कायरो के अंदर। 22 के करीब इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अरब जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। ठीक है, जहाँ पे अरबों की हुकूमत रही या अरबों के कंट्रोल में रहे, जहाँ पे अरब लोग रहते हैं, वो 22 मेंबर हैं इसके। अफ्रीका के मुल्क भी हैं कुछ, और इसमें एशिया के भी हैं। ठीक है, मीना कंट्रीज कहने आप इसे, चलें। लेकिन हुआ ये कि मिस्र ने, कायरो ने जो है जी 1978 के अंदर, आपको पता है कैंप डेविड एग्रीमेंट, कैंप डेविड एग्रीमेंट किया, या पीस एग्रीमेंट भी कहेंगे इसे हम। किसके साथ? इजराइल के साथ। इजराइल को तस्लीम कर लिया। पहला अरब मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम किया वो कौन था? इजिप्ट था, मिस्र था, कायरो था। बाकी अरब मुल्कों ने किसने माना ही नहीं, इसने मान लिया। तो इसे क्या कर दिया? अरब लीग से निकाल दिया गया। इस मिस्र को, कायरो में सवाल बनता पेपर में, अरब लीग को कायरो को अरब लीग से, या मिस्र को अरब लीग से कब निकाला गया, कब से कब तक ये बाहर रहा, रिजॉइन कब किया? अच्छा, हेडक्वार्टर कायरा में है, अगर उसी मुल्क को निकाल रहे हो जहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया आपने, तो फिर हेडक्वार्टर किधर शिफ्ट करेंगे आप? ये भी तो सवाल है ना, ये सवाल बने हुए हैं, पेपर में आए हैं। तो ये 1979 में इसे निकाल दिया गया मार्च में, और 1989 में इसने दोबारा रिजॉइन किया। इस दौरान जो कैपिटल था अरब लीग का वो शिफ्ट किया गया तुनिसिया में, ट्यूनिस के अंदर, ट्यूनिस में शिफ्ट किया गया जी। इस सवाल बना हुआ है, पेपर में आया है। तुनिसिया में इसका कैपिटल शिफ्ट रहा इस दौरान, जब इसे निकाल दिया गया था मिस्र को। फिर दोबारा से वहीं आ गया कायरो में, जब इसने रिजॉइन कर लिया तो फिर दोबारा से उसी को बहाल कर दिया गया। ठीक है जी, क्यों निकाला था मैंने आपको बता दिया, इसने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। अब तो बाकी मुल्कों ने भी कर लिया हुआ है। बुक पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया जो बुक है, किसने लिखी थी जी? लियाकत अली खान साहब ने लिखी थी। लियाकत अली खान साहब ने कौन सी बुक लिखी थी? पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया का। अयूब खान के हवाले से आप देखें फ्रेंड्स, नॉट मास्टर है, या खान की कोई किताब नहीं है, जेड भुट्टो की किताब है जी, इफ़ आई एम असैसिनेटेड द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। दो किताबें फेमस है जिसके बारे में पूछता है भुट्टो साहब की, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, और दूसरी इफ़ आई एम असैसिनेटेड। और अयूब खान का मैंने बता दिया आपको। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है। इन्हें जिन्ना का राइट हैंड भी कहा जाता था। 1923 में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे 1946 में, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। ठीक है, कायदे मिल्लत कहते हैं इन्हें, कायदे मिल्लत कहेंगे इन्हें हम। पाकिस्तान हॉकी टीम वन द लास्ट वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान हॉकी टीम ने लास्ट वर्ल्ड कप 1994 में सिडनी में जीता था। पिछले दिनों सवाल ये बना हुआ था, तो बच्चे वहाँ पे जो है ना जी नन ऑफ दिस लगा के आए थे, या 1992 लगाए थे, बल्कि ऑप्शन था 1992, 1994, कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सिटी सिडनी में वर्ल्ड कप कब जीता, सवाल ये था। अब उसने ना क्रिकेट का कहा ना हॉकी का कहा। अब सबको पता 1992 में तो हम ऑस्ट्रेलिया में जो है ना जी क्या जीत के आए थे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत के आए थे। वो 1992 में जीता था हमने। ठीक है, और हॉकी का हमने सिडनी में जीता था 1994 के अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। जबकि 92 में जो हमने जीता कौन सा जी, क्रिकेट का, वो मेलबर्न ग्राउंड में किया था। मेलबर्न में हमने, मेलबर्न या मेलबर्न ग्राउंड में किया था, दोनों में फर्क था। उसने चक्कर दिया, बेसिकली चक्कर वैसे ही देता है। हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उसके बाद लगा के घर आ जाते हैं, मार्किंग करते हैं, सर जी हमारे साथ तो जाती हो गई है, हमारे तो नंबर काट लिए हैं पीपीएससी ने। पीपीएससी को क्या जरूरत पड़ी आपके नंबर काटने? ठीक है, आप अपनी हरकतें ठीक करने थोड़ी सी। आगे चलते हैं जी। नेम इकबाल बुक पब्लिश्ड इन 1923। तो प्यामे मशरक जो थी ये 1923 के अंदर पब्लिश हुई थी। 1924 में बांगे दरा 1924 के अंदर बांगे दरा, इसरार खुदी 1915 के अंदर, और जावेदनामा 1932 के अंदर। इनका भी पूछ लेता, कभी बांगे दरा का पूछेगा, कभी प्यामे मशरक का पूछेगा। ये प्यामे मशरक है। हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जो है, राष्ट्रीय सेवा यामा सेवक संघ, इस तरह से ये नाम है। किसने जी बनाई, कब बनाई जी?
तो आप इसे बी से बलीराम, मैंने याद किया था बलीराम, जिनका मुश्किल नाम है बलीराम, बी से बलीराम है ये, बलीराम हेडगेवार। बलीराम हेडगेवार जो था, इसने 1925 के अंदर आरएसएस बनाई थी। आरएसएस बेसिकली जो हिंदुत्व है, ये जो मोदी है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं के लिए बस, बाकी जो कौमें हैं उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जिस तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है, जिस तरह दलित के साथ, जिस तरह क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो ये उस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और लाला लाजपत राय आपको पता ही है कि वो सैमन कमीशन के दौरान जब वो आया था, उस वक्त लाठी चार्ज हुआ था, तो लाला लाजपत राय साहब जो थे उनकी डेथ हो गई थी। विजय तिलक जो है, तिलक के हवाले से आता है कि इसने वो होम रूल लीग एनी बसंत के साथ मिलके, एनी बसंत के साथ मिलके होम रूल लीग जो थी ये शुरू की थी 1916 के अंदर। और तिलक ने, आपको बताया कि वो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से तिलक ने साइन किए थे। पूछता है सवाल, पाकिस्तान की तरफ से, मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने किया था। वो एब्रोगेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो सिकंदर मिर्जा था जी। इसने जो था जी 7 अक्टूबर को 1958 को अयूब खान के साथ मिलके मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था। ये सिकंदर मिर्जा साहब की तस्वीर है। तो इसने जो है ना जी पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एब्रोगेट कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। बाद में अयूब खान ने इसे भी कर भेज दिया था, ठीक है। इसे आने भी नहीं दिया गया। और ये माओ दफन है आज के, इसकी दफन का पूछता है किधर दफन है, ईरान में, तेहरान में दफन है ये, इसे पाकिस्तान में घुसने भी नहीं दिया था। ये उनमें से था सिकंदर मिर्जा जो है, आप देखें तो ये इसकी किताब है प्लासी टू पाकिस्तान, प्लासी, जंग प्लासी में मीर जाफिर ने जो गद्दारी की थी, तो मीर जाफिर का ये पड़पोता है। पता लगाएं कैसे कैसे लोग जो हैं गद्दार जो थे पाकिस्तान के, मतलब हमारे, वो पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे। कितनी गवर्नमेंट को इस बंदे ने घर भेजा, तो घर फिर खुद भी तो जलील होके गया घर। हाउ मेनी प्रिजनर्स ऑफ वार हेल्ड इन बांग्लादेश फॉर प्रोसिक्यूशंस, तो 195 जो लोग थे फाइनली जो थे वो प्रोसिक्यूशन के लिए उन्होंने रोक लिए थे। टोटल कोई 93,000 के करीब लोग थे जो वहाँ गिरफ्तार हुए थे। उनमें से बाकियों को जो था मुआहदे के तहत जो 3 पार्टीज एग्रीमेंट जो हुआ था पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में, उसके बाद जो था इन्हें छोड़ दिया गया। बाकी को सिर्फ 195 जो लोग थे उन्हें संगीन जुराइम की या वार क्राइम की मद में रोक लिया गया, उन्हें के ऊपर जो ना ट्रायल शुरू किए गए थे, ठीक है। ये सवाल पूछा है उसने। विच पार्ट ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर शीशम टिम्बर फॉरेस्ट, तो शीशम के दरख्तों के लिए कौन सा जी हमारे पास मशहूर है जी? छांगा मांगा, आपको उधर लाहौर के करीब ये कहीं बनता है, छांगा मांगा का इलाका लाहौर से पहले, ठीक है। तो ये उसके लिए मशहूर है। डैश ऑपरेटेड द बेशम टेरर अटैक ऑन चाइनीज सिटीजन फॉर द इनसाइड जो है ना अफगानिस्तान, तो टीटीपी। देखिए मैंने बताया था आपको कि केपीके के अंदर जितने भी धमाके होते हैं, टेररिस्ट अटैक होती है, उसकी जिम्मेदारी टीटीपी लेगा। तो बेशम के ऊपर चाइना के जो चाइनीज जो थे उनकी पूरी बस के ऊपर अटैक हुआ था, 9-10 लोग थे जो चाइनीज थे वो भी मारे गए थे, तो उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की थी। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आजकल इसका जो हेड कर रहा है जो बंदा, उसका है मुफ्ती नूर वली महसूद है। मुफ्ती नूर वली महसूद जो है वो इसे लेके चल रहा है टीटीपी को। कराची यूनिवर्सिटी से शायद कहीं से पढ़ा हुआ है वो, और 2007 में ये बनाई गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। 2007 में इसने काम शुरू किया टीटीपी ने, और केपीके में जितने भी अटैक्स होंगे उसकी जिम्मेदारी यही लेगा। जबकि बीएलए जो है बलूचिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उसकी जिम्मेदारी बीएलए लेता है। कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, अगर आपको ना भी पता हो तो बलूचिस्तान में किसी जगह पे कोई धमाका हुआ है तो आप कह सकते हैं बीएलए। केपीके में हुआ है, आपको नहीं पता तो आप टीटीपी की तरफ जा सकते हैं, या फिर आजकल दाइश भी आई हुई है, आईएसआईएस जिसे हम दाइश कहते हैं, ये भी केपीके में अटैक कर रही है। और इस्लामाबाद में जो पिछले दिनों धमाका हुआ वो भी जो है ना जो क्लेम किया टीटीपी वालों ने,
नेक्स्ट है जी हमारे पास PARC। तो ये एग्रीकल्चर के हवाले से है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल टाइप मतलब ये बनेगा हमारे पास पार्क। तो इन्होंने 2015 के अंदर MOU साइन किया था जी, किसके साथ? कोरिया के साथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA मैंने डैश नेशनल हाईवे 39 का मुझे ऑप्शन मिला है, इसी को ठीक कर दीजिएगा। 16 के करीब ऐसे मोटरवेज हैं हमारे, जिसमें से 11 के करीब जो है फंक्शनल है, 39 ठीक है। Was known as the founder of सोहरवर्दिया सक्सेशन इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में सोहरवर्दिया सिलसिले की बुनियाद हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। ये इनका मज़ार है मुल्तान में। उसके बाद फिर आगे चला था पाकिस्तान, मतलब इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में जो सोहरवर्दिया सिलसिला वैसे चल पहले से रहा था, यहाँ पे ये लेके आए थे पहली बार। ठीक है जी, पूछ लेता है कभी कभी इनका सिलसिला पूछ लेगा वो। इन 2021 विच स्कूल वाज अटैक्ड इन अफगानिस्तान। तो सैयद शोहदा स्कूल जो है ये अटैक किया गया था। रिपीटेड सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी देखिए मैंने बताया था आपको, SKTSL स्कट सल 5 डायनेस्टी गुजरी है। तो ये तुगलक की डायनेस्टी है, और ये खिलजी है, और ये सलेब है, और ये हमारे पास सैयद है, और ये लोधी है। बात हो रही है कि तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी। तो तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद जो है खिलजियों का जो है हमारे पास मुबारक शाह खिलजी जो था आखिरी, इनका मतलब है कि सुल्तान था खिलजियों का। उसने एक हिंदू लड़का रखा हुआ था अपने पास खिदमत के लिए, खुसरू खान उसका नाम था। तो खुसरू खान ने क्या किया, 1320 की बात है ये, 1320 के अंदर खुसरू खान ने मार दिया किसी मुबारक शाह को, मुबारक खान खिलजी को। किसने? खुसरू खान ने। खुसरू खान ने क्या किया, मुबारक खान खिलजी को कत्ल करके खुद हुकूमत पे कब्जा कर लिया। ठीक है। अब खुसरू मुबारक खान खिलजी का जर्नैल था एक और वफादार, उसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने जब देखा कि यार इसने तो हमारा जो सुल्तान था वही मार दिया, हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया, तो उसने बगावत कर दी। बगावत करके इसने क्या किया, खुसरो खान को कत्ल कर दिया। इसने खुसरो खान को कत्ल कर दिया और हुकूमत पे कब्जा कर दिया। अब किसी ने? गाजी मलिक ने। अब गाजी मलिक ही वो बंदा था जिसने तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी और अपने लिए नाम क्या चूज किया, गियासुद्दीन। ये पूछता है ग्याजी से गियासुद्दीन तगलक। अब ये तगलक डायनेस्टी शुरू हो गई, गाजी मलिक ने शुरू की। किसने शुरू की? गाजी मलिक ने शुरू की। उसने अपने आप का नाम फिर चेंज किया, गियासुद्दीन तुगलक रखा, जो कि खुद जर्नैल था किसका? खिलजियों का। खिलजियों का ही अलाउद्दीन खिलजी का जर्नैल था। उसके बाद फिर उसने मुबारक शाह खिलजी के साथ टाइम गुजारा। खिलजियों का ही जर्नैल था ये गाजी मलिक। बाद में इसने मुबारक खुसरो खान को कत्ल करके हुकूमत संभाली और अपने साथ तुगलक डायनेस्टी शुरुआत की। तो क्या बनेगा जी, गियासुद्दीन तुगलक। ये 1320 की बात है। इसने भी 1320 में ही मारा था। 1320 में इसने कब्जा किया और फिर तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी। गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बेटा 1325 के अंदर आ गया, उसने फिर इसे मार दिया। गियासुद्दीन तुगलक को इसके बेटा जुना खान मोहम्मद बिन तुगलक ने मार के उसने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस तरह से तुगलक डायनेस्टी चलती रही। आगे चलते हैं जी। लखनऊ पैक्ट वाज एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड नेशनल कांग्रेस एट द डैश सेशन ऑफ बोथ पार्टीज हेल्ड इन। ये वही बात हो रही है मुस्लिम लीग के साथ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसका मैंने अभी बताया बीजे तिलक जो था वो सिग्नेटरी था कांग्रेस की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से जिना साहब खुद थे। तभी तो जिना साहब को कहा गया था एम्बेसडर ऑफ पूछता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्यों? क्योंकि जिना साहब की कोशिशों से ये मीटिंग हुई थी, ये सारे इकट्ठे बैठे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने दिया ये टाइटल जिना साहब को? ये पूछता है सारोजिनी
नायडू, ये बंगाली शायरा थी, सरोजिनी नायडू बंगाली शायरा थी, इन्होंने जिन्ना साहब को ये टाइटल दिया था। वो बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इन 1951। तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब जो थे 51 से लेके 1955 तक, अगस्त 1955 तक ये गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद सिकंदर मिर्जा आया था। ठीक है जी, इसके बारे में भी आता है, पैरालाइज था ये, बस इतने बताएं कितनी गवर्नमेंट को कर भेजा। अगरतला कंस्पिरेंसी केस वाज बिटवीन द स्टेट एंड शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, इसका साल भी पूछता है 1968 में अगरतला कंस्पिरेंसी केस इनके ऊपर बनाया गया कि जी इन्होंने साजिश की अयूब खान की गवर्नमेंट को जो है ना गिराने का, अयूब खान को बल्कि कत्ल करने का। इंडियंस के साथ मिलके इन्होंने क्या किया जी, प्लान बनाया अयूब खान की जो जहाज है उसे क्रैश करने का। तो ये था अगरतला कॉन्फ्रेंस। अगरतला एक जगह थी इंडिया के अंदर, इन पे इल्ज़ाम ये था कि वहाँ गए ये इंडिया की एक जगह अगरतला पे, वहाँ जाके इसने इंडियंस के साथ, इंडिया की जो राह है या बाकी जो तंजीमें हैं उनके साथ मिलके प्लान किया, वहाँ पे मीटिंग की कि जी हम क्या कर रहे हैं जी, अयूब खान को मार रहे हैं। तो इसीलिए अगरतला कॉन्फ्रेंस से केस कहा गया इसे। Who was first captain of Pakistan हॉकी ओलंपिक्स? तो दारा साहब थे जी, अली इक़्तिदार शाह दारा जो था ये ओलंपिक्स कह रहा हूँ, हॉकी का पहला कैप्टन था। ये पूछा गया बहुत बार रिपोर्टर। मोइन अख्तर वाज फेमस इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी, आपको बताया कॉमेडियन था एक ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है। फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट हु विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखें ये दो सवाल है। फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट हु विजिटेड पाकिस्तान, अब इसके अंदर अगर ऑप्शन हो अमीर कुवैत का, अमीर कुवैत का, तो ये ऑप्शन है कि 1947 में इसने अमीर कुवैत ने पाकिस्तान को विजिट किया था, वो हेड ऑफ द स्टेट था। अगर हेड ऑफ द स्टेट के बजाय प्रेसिडेंट हो, फर्स्ट प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान, फिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है 30 जनवरी 1950 को ये पाकिस्तान आया था। एक रेफरेंस के मुताबिक 1948 में ये पाकिस्तान आया था, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट। उसके बाद ईरान का प्रेसिडेंट आया था मार्च 1985 में। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज क्या कंफ्यूज कहाँ पे होंगे बच्चे, कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं? अब इसमें अमीर कुवैत का तो ऑप्शन था ही नहीं, अमीर कुवैत का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो अमीर कतर है ये, कुवैत नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फिर ठीक हो जाएगा, नन ऑफ दीज पे उस तरफ उस वक्त जाएंगे जब उसके रिलेटेड कोई और ऑप्शन ना हो सकता है एग्जामिनर ने वो हेड ऑफ द स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट ही लिया हो फिर। ठीक है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को आपको ठीक करना चाहिए, मेरा मशवरा यही है। अगर अमीर कुवैत नहीं है, अगर अमीर कुवैत है तो फिर अमीर कुवैत को ठीक करें। हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट हो फिर तो जान छूटी, फिर तो सीधा डायरेक्ट हमारा इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट होगा। फिर अमीर कुवैत होगा भी सही तो उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का पूछा हुआ उसने, प्रेसिडेंट यही था हमारे पास। Which area has the biggest deposits of iron? तो कालाबाग है, आपको पता है 75% हमारी टोटल जो को और है आयरन की, उसका 75% सिर्फ कालाबाग के अंदर है। 350 मिलियन टन्स के करीब वो मौजूद है कालाबाग में। कालाबाग आपको पता है पंजाब और ये केपी के बॉर्डर के साथ पंजाब वाली साइड में। ईसीजी में हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, सी से कार्डियो, दिल के जो मामला है आपको पता है कार्डियोलॉजी जाते हैं आप जब भी आपका दिल का कोई इशू होता है तो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, तो हार्ट के लिए होगी। किसके लिए होगी? हार्ट के लिए होगी। द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर थ्रू व्हिच रिक्वायर नो फिजिकल मीडियम। नो फिजिकल मीडियम के लिए रेडिएशन, जो सूरज की रोशनी है हम तक पहुंच रही है, कैसे? रेडिएशंस की शक्ल में, दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट। ठीक है। तो कंडक्शन जो होती है इसमें मतलब है कि आप लोहे का एक रॉड है, एक साइड से गर्म करें, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता हुआ दूसरा साइड भी उसकी गर्म हो जाती है। ठीक है। तो क्या हुआ, वो कनेक्टेड थी फिजिकली एक उसके साथ, इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड के जरिए। ठीक है।
कन्वेक्शन में होता है इनडायरेक्टली, जिस तरह आप जो है ना जी, मतलब है कि एक चीज़ आप गर्म करते हैं, आप इसे देखें कि इसकी एग्जांपल ले लें, जिस तरह से आप पानी को गर्म करते हैं और उसके ऊपर एक और चीज़ रख लेते हैं, उसमें कुछ और गर्म करते हैं, तो मतलब आप ये कहें कि कन्वेक्शन में हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है लिक्विड और गैस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह, और कंडक्शन में सॉलिड के ज़रिए होती है। रेडिएशन में मतलब कुछ भी नहीं होता, आप ये कहेंगे कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता, चलें इस तरह से कह लें, कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता। आगे चलते हैं जी। आयरन इज एन एसेंशियल मिनरल विच इज नीडेड फॉर आवर बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको पता है हमारे खून में जो है आयरन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन बेसिकली ब्लड को सारे को कैरी कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, हमारे खून के अंदर मटीरियल मौजूद होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आयरन क्या एसेंशियल पार्ट है, उसका एसेंशियल ज़रूरी पार्ट है, मिनरल है, एंशिएंट एलिमेंट मिनरल है विच नीड ज़रूर होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ, तो आप अक्सर कहते हैं जी रात को दरख्तों के नीचे ना सो, क्यों? क्योंकि रात को दरख्तों के अंदर रेस्पिरेशन का जो अमल है वो चल रहा होता है, जिसमें वो ऑक्सीजन ले रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा होता है। इंसान भी क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है इंसान को, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। सारी जो ऑक्सीजन है वो खींच लेगा कौन? पौधा, दरख्त, ट्री। आपको तो मिलनी कुछ नहीं, आपको गला घुटने लगेगा, फिर आप कहते हैं जी जिन्न है फलां दरख्त के ऊपर, मेरा गला दबा दिया उन्होंने, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, वो ऑक्सीजन की आपको शॉर्टेज हो रही होती है, जिसकी वजह से फिर आपका जो कॉन्शियसनेस वो सारी डिस्टर्ब होती है। चलें जी, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों करते हैं, क्योंकि पौधे क्या कर रहे होते हैं, रात को रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसने बात समझाई आपको। आगे चलते हैं जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव इज कैफीन। कैफीन आपको, जिसके बाद आप चाय पी लेते हैं, चलो जी काम करना है, चुस्त हो जाऊंगा, नींद आ रही है मुझे, बेसिकली क्या होती है, कैफीन ही तो होती है। Which gas can be accumulated in poorly ventilated जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर। रेडॉन असल में भारी गैस है, तो ये जो है ना जी आपको तो ज़मीन के जो ये पार्टिकल्स होते हैं उनमें से निकल रही होती है, भारी होने की वजह से ये ज़्यादातर जो स्टोर्स बने होते हैं नीचे उनके अंदर जमा हो जाती है ये, ठीक है जी। पोरली वेंटिलेटेड जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर रेडॉन गैस जो है क्या होती है, जमा हो जाती है। हाइड्रोजन आपको पता है सूरज में बहुत ज़्यादा मौजूद है, 75% के करीब करीब। जो द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टिजियल आर्गन। वेस्टिजियल आर्गन वो होता है जिसके मतलब जो यूज, जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज ना करें हम, जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको मिल देता हूँ, हमारे पास जैसे बल्कि यहाँ मौजूद है विजडम टूथ, अकल की दाढ़ जो है आपके यहाँ एंड पे ना, वो आपके खाने के काम आती है, किसी काम की नहीं है, वो एंड के ऊपर मौजूद है बस ऐसे, ठीक है। आपके लिए वेस्टिजियल है, बेकार है। पिनिया जो है ये कान की, मेरे ख्याल से इस लोग को कहते हैं शायद, ये भी उसका ऐसा इस्तेमाल नहीं है, नीचे वाले बिल्कुल, ऊपर वाले इसका तो है ना इस्तेमाल, ये वो कवर करता रहता है। आईलेट जो है आँख का, ये जो हमारा है ये वेस्टिजियल आर्गन नहीं है, इसके वजह ये क्यों है, इसका मकसद है कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आई को धूल मिट्टी से, गर्मी सर्दी से, ठीक है। और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपको पता है कि एक तिल्ली नुमा मतलब एक चीज़ होती है हमारे पेट के अंदर, तो वो जानवरों के अंदर ऐसा उसका कोई इस्तेमाल नहीं है हमारे लिए। तो वो क्या है, वो जब किसी को अपेंडिक्स का पेन होता है तो क्या करते हैं, काट के डॉक्टर बाहर फेंक देता है, मतलब बेकार था, उसके होने ना होने से ऐसा हमारे जिस्म के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो वेस्टिजियल आर्गन वो होता है जिस्म का वो हिस्सा जो बेकार हो, जिसका कोई प्रैक्टिकली यूज ना हो, ठीक है। तो आईलेट जो है ये वेस्टिजियल आर्गन नहीं है हमारे पास, बाकी तकरीबन सारे हैं, ठीक है। Which law of physics allow the plane to fly? तो न्यूटन का कौन सा जी कानून से करता है जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है ये, इसके वजह से जो है हमारे जो जहाज हैं उड़ते हैं। थर्ड लॉ बेसिकली इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। A scientific study of rock that deal with their composition, texture and structure is called petrology. पेट्रियोलॉजी कहेंगे हम, जिसमें हम कंपोजिशन देखते हैं किसकी जी, किसकी स्ट्रक्चर, विच डील विद देयर कंपोजिशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स, हाँ जी रॉक्स की स्टडी साइंटिफिक, जिसमें हम उसकी कंपोजिशन, टेक्सचर और स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो पेट्रियोलॉजी बन जाएगी हमारे पास। जियोलॉजी ज़मीन के बारे में आप जब पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। वो कौन सा प्लांट है जो अपने खुराक नहीं बना सकता।
सारे प्लांट अपने खुराक बनाते हैं, लेकिन जो फंजाई है ये अपने खुराक नहीं बनाती। बेसिकली डिकम्पोजर से हैं, इन्हें खुराक मिलेगी तो उसी के ऊपर सर्वाइव करेंगे। खुराक खत्म, ये भी खत्म। ठीक है। डैश इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डिलीट फाइल। डिलीट, जो भी फाइल आप डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती है डायरेक्ट। तो डिफॉल्ट रिसाइकल बिन का ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बटन इज यूज टू गो डिफरेंट स्लाइड ऑफ फाइल, अ वेबसाइट एंड साउंड। तो एक्शन बटन हम यूज करते हैं, आपने किसी फाइल पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है या साउंड में। प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी? टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो डिफरेंट हार्डवेयर है उनका जो यूजेज है उसे पॉसिबल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, कोई भी हार्डवेयर आपने अटैच किया है, बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच। मिसाल प्रिंटर आपने अटैच कर दिया, कंप्यूटर को आपने कमांड दीजिए प्रिंट निकालो, अब वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दी, अगर वो नहीं जुड़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम आगे काम लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर वो प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ तो प्रिंट कैसे निकालेगा? बेसिकली जितने भी हार्डवेयर हैं ये हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इवन हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी ऐड करते हैं, वो भी हम हार्डवेयर के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन सॉफ्टवेयर विच डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, बिल गेट ने और पॉल एलन जो था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये बनाया है। सब कंपनी का पूछा तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, नन ऑफ दिस आ जाएगा। ईपी रूम जो है स्टैंड फॉर, ये देखें हमारे पास जो रूम है ROM, रीड ओनली मेमोरी बिल्ट इन होती है। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होगा हमारे सिस्टम में लग जाएगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जब देखें हम जिस सिस्टम को जब ऑन करते हैं, आप देखते हैं जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे, ऐसे अपना मोबाइल को ऑन करें, एक बत्ती जलती है आपके मोबाइल के अंदर, लाइट जलती है, आपको पता चल जाता है कि यार ये ऑन हो रहा है। हालांकि अभी ऑन हुआ नहीं, थोड़ी सी देर वो लगाता है। कंप्यूटर अभी आप ऐसे करेंगे, दबाएंगे तो बूटिंग होती है थोड़ी सी देर, लाइट जल जाती है सारे उसमें जो जो गैजेट उसके साथ जुड़े हुए हैं, माउस जुड़ा है, कीबोर्ड है या प्रिंटर है, जो भी हमारा लाइट जल जाएगी फौरन, आपको पता चल जाएगा यार ऑन हो रहा है। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है? रूम कर रहा होता है। ऑथेंटिकेशन का काम, बूटिंग का काम रूम में हो रहा होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसकी फिर आगे 3 टाइप है। पी रूम, तीनों का पूछता है, पी रूम, फिर ईपी रूम, फिर ईपी रूम। 3 इसी टाइप से आगे रूम की। पी रूम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है, कंपनी करेगी, आप और मैं नहीं कर सकते। ईपी रूम इलेक्ट्रिकली, पी रूम प्रोग्रामेबल, हाँ हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अरेजेबल प्रोग्रामेबल, ई से अरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और ईपी में इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसने उसने ईपी रूम को पूछा, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका एब्रीवेशन है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, जो आप अरेज करेंगे इलेक्ट्रिकली अरेज करेंगे। ठीक है जी, फिर उसे प्रोग्राम करेंगे आप। तीनों का बता दिया मैंने आपको। और डिकोडर इज आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में। वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्लो होती है, ठीक है, इसीलिए इसमें हमें डिकोडर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिकोडर इज रिक्वायर्ड इन, जबकि जो हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास, इसमें हमें कोई नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, 2 तरह की माइक्रो इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, एक वर्टिकल होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो होता है ये फास्ट होती है और इसमें डिकोडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जबकि वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्लो होती है, इसमें हमें डिकोडर की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज एंड अवेलेबल फॉन्ट साइज? अच्छी मैं चले समझाता हूँ आपके पास, यहाँ से ऐसे है ना, एक यहाँ लिखा होगा मिसाल के तौर पे 8, अब आपका फ़ॉन्ट साइज की बात हो रही है। ऐसे यहाँ लिखा होगा आपके पास कैलिबरी लिखा हुआ है और आगे कैलिबरी के साथ 11 लिखा होता है। कैलिबरी का फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? 11 होता है। हम जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं फ़ॉन्ट नेम कैलिबरी होता है और उसका साइज कितना होता है? 11 होता है। ये भी सवाल बना है। अच्छा,
अब जो फोंट फॉर्मेटिंग टूल बार है, आप जब जाएंगे ना इस पर क्लिक करेंगे, जाके 11 के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास ऐसे। रोज शुरू होगा 8 से 9 10, चलता चला जाए कहाँ तक, 72 तक। मतलब इनमें से जो सब सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम 8 सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 72 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सवाल उसने क्या पूछा, व्हाट इज लार्जेस्ट फोंट साइज अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। ये फॉर्मेटिंग टूल बार है सारी की सारी जो ओपन होगी। मैक्सिमम कितना है जी, 72 है। मिनिमम भी पूछा, मिनिमम कितना होगा, 8 होगा। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, आजकल जो 2007 के बाद वर्जन आया उसमें हम कैलिबरी 11 यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये भी बाय डिफॉल्ट ठीक होगा। अच्छा, अब मैक्सिमम पूछ लेता है वो 1 से लेके 1638 है, चेक कीजिएगा इसे, मेरे ख्याल से 1638 है मैक्सिमम फोंट साइज, ये भी पूछ लेता है। ठीक हो गया, चेक करना है अपने से, काउंटर चेक करना है। मेरे नॉलेज के मुताबिक 1638 है, क्योंकि काफी दिन हो गए मैंने इसे काउंटर चेक नहीं किया। ओके, तो ये था आपकी कहानी फोंट की। हाउ मैनी पीसेज ऑफ 13 जो मैथ का तो मैंने आपको अलग से करवाई दी है सारी बेटा, आपने उम्मीदें कर ली होगी। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द एक्सिजेंट। एक्सिजेंट का मतलब होता है आप मतलब जल्दी, अर्जेंट। ठीक है, अर्जेंट हो जाएगा हमारे पास एक्सिजेंट का। और उसके बाद है जी हमारे पास चेंज द वॉइस, शी गेव मी अ बुक। इसमें आप देखें कि मी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आई हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर में पे जब आएगा तो मी को अब आई में कन्वर्ट करेंगे। बाकी तो सारे अब ये तो निकल गया गेम से बाहर, ये भी निकल गया, ये बच गया आई वाज। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम जरा। ये हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारे पास गेव है तो वाज लगाएंगे, इधर भी वाज लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। ठीक है, दोनों ठीक है। वर्ब की तीसरी फॉर्म गिवन, यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ भी लगाई हुई है। ठीक है, ठीक है। आई वॉज गिवन आ बुक बाय हर, इसमें उसने बाय हर नहीं लगाया, तो ये ठीक होगा। आई वॉज गिवन आ बुक बाय हर। ठीक है। शी लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया डैश 2008, उसके बाद डैश हमारे पास 2015। इसमें उसने क्या कहा था कि शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। लिव इन होता है हमेशा, चलें सारों में इन है, कोई ऐसा फर्क नहीं है पहले उसमें ऑप्शन में। ठीक है जी, सारों में इन उसने लगा दिया। ठीक है, इन वैसे हम यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर। जब आप, मैं जैसे मैं कहता हूँ आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ, कमरे की एक बाउंड्री है, मैं उसके अंदर। आई एम इन द पार्क, पार्क की एक बाउंड्री है। आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक मैप है। आई लिव इन मुल्तान, मुल्तान की एक ग्राउंड होगा, उसके अंदर एरिया होगा, मैं उसके अंदर रहता हूँ। स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर जब आप रहते हैं लार्ज प्लेसेस में, तो आप क्या करते हैं, इनकी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इन तो वैसे ठीक है, चारों में लगा हुआ। ओके, आगे चलते हैं। आगे आइए हमारे पास 2008 से 2015 तक। अब जो है ना जी, फ्राम हमारा ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्राम अब इसमें भी है, इसमें भी है, दो में। जो पीछे से चीज़ शुरू हुई फ्राम 2008 से आगे तक कहाँ था जी, 2015 तक। ठीक है, अब यहाँ पे टिल भी ठीक है, अनटिल भी ठीक है, लेकिन जो टिल है ये ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में। यूके जो इंग्लिश है उसमें ज़्यादातर टिल यूज़ होता है। मकसद दोनों का सेम है। अनटिल, अगर टिल ऑप्शन में ना हो तो अनटिल भी ठीक हो जाएगा। दोनों का मकसद होता है अप टू द लिमिट, मतलब एक टाइम लिमिट, जहाँ तक एक चीज़ चलनी है, जो काम शुरू हुआ वहाँ तक वो चलेगा। तो ज़्यादा बेहतर हमारे पास टिल है। अगर टिल ऑप्शन में ना हो तो अनटिल को भी आप ठीक कर सकते हैं। ओके, आगे चलती है। हर पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग जो है यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन द मॉर्निंग। हर पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। वैसे तो अगर देखें एडवर्ब बनता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बनता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम का, तो ये फ्रेज भी बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। हमारे पास एक होता है फ्रेज, एक होता है हमारे पास क्लॉज, और तीसरा होता है हमारे पास सेंटेंस। सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब तीनों में क्या फर्क है, डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फ्रेज है। देखिए फ्रेज क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ये क्या होगा, फ्रेज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, अल्फाज का मजमुआ होगा,
वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। असलम एंड अली एक फ्रेज है, इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है। मतलब वर्ड्स का मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? एक फ्रेज बनाते हैं। वर्ड्स मिलके एक क्लास भी बनाएंगे, वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा। फ्रेज के अंदर नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट नॉट एग्जिस्ट, होगा ही नहीं। इन द मॉर्निंग इसमें है कहीं वर्ब आपको नजर आ रहे हैं? असलम एंड अली कहीं है? इन द स्कूल है कहीं पे वर्ब? नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा फ्रेज के अंदर, ये कंडीशन है। और आधा मतलब देगा, पूरा मतलब भी नहीं समझाएगा। इन द मॉर्निंग क्या हुआ भाई? इन द मॉर्निंग, उसके लिए पीछे पूरी बात हमें बतानी पड़ेगी। ऑन द टेबल क्या है भाई? टेबल के ऊपर बिल्ली है, किताब है, क्या है? पूरा मकसद कन्वे नहीं करेगा। ठीक है क्या जी? फ्रेज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। क्लास हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होगा। इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। ही गोस, जैसे हर पेरेंट्स आर वॉकिंग। वॉकिंग हमारे पास क्या है? वर्ब है। हर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मौजूद होगा क्लास में। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। फिर हाँ जी, क्लास जो है ये अपना पूरा मैसेज कन्वे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जब कहते हैं ही सेड, उसने कहा, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, क्लास है। लेकिन क्या कहा भाई? आगे बंदा पूछ रहा है, भाई आगे बोलो, कुछ बताओ क्या कहा उसने? ही सेड ही इज इल, उसने कहा कि मैं बीमार हूं। आपको बताना पड़ा, आगे एक और क्लास बतानी पड़ी, एक और क्लास देनी पड़ी कि वो क्या कह रहा है। तो इसमें आप ये देखें, क्लास पूरा मीनिंग जो है वो कन्वे कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है। एक क्लास ही है, ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, पूरी एक क्लास ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। लेकिन पूरा एक सेंटेंस भी है। क्यों? उसने पूरा मैसेज कर, सेंटेंस में पूरा मैसेज कन्वे होगा हर हाल में। क्लास 2 तरह की होती है, एक डिपेंडेंट होगी, एक दूसरी इंडिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट क्लास वो क्लास जिसमें वो पूरा मैसेज कन्वे ना करे, जैसे मैंने कहा ही सेड, डिपेंड कर रही है एक और क्लास के ऊपर। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास जो अपना बात पूरी कन्वे कर दे, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूं, मैसेज कन्वे हो गया पूरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है। तो इंडिपेंडेंट क्लास, जो इंडिपेंडेंट क्लास होगी वो पूरे का पूरा एक सेंटेंस होता है। इंडिपेंडेंट क्लास पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है, क्योंकि मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है। क्लास 2 तरह की है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आज समझ आ गई? उम्मीद है समझ आ गई होगी, वरना दोबारा सुन लीजिएगा। The performance of our player was rather worse than I had expected. तो परफॉर्मेंस का कंपैरिजन हो रहा है, तो वर हमारे पास वर्स्ट होगा, बैड, वर्स और वर्स्ट। बैड जो है वो एक बंदे के लिए होता है, ठीक है। वर्स जो है दो का कंपैरिजन जब हम करते हैं, वर्स्ट जो होती है सबसे ज्यादा। तो यहाँ कंपैरिजन हो रही है कि परफॉर्मेंस ऑफ आवर टीम वाज rather worst than I have expected। एक परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट की थी, एक ये इधर हो रही है प्रैक्टिकल। तो दोनों में से खराब कौन सी है? जो हो रही है। तो 2 के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है, तो वर्स सेकंड फॉर्म लगाएंगे एडजेक्टिव की। बैड वर्स वर्स्ट होता है, ठीक है। 2 परफॉर्मेंस का कंपैरिजन हो रहा है। हेल्थ इज ब्रोकन डाउन, उसकी हालत जो हेल्थ है वो खराब होती जा रहा है। ब्रेकअप का तो आपको पता ही है, रिश्ता टूट जाना, कोई ताल्लुक उसका ब्रेकअप हो जाना। ब्रोकआउट होता है फूट पड़ना, बीमारी जैसे फूट पड़ती है कोई, ठीक है जी। एनालॉजी है जी टॉप बॉटम, और इसी तरह से नॉलेज जो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज अ क्या कहते हैं जी? जालत एक निमत है, ठीक है, बस दफा है भी सही। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, द गोलकीपर प्लेड वेल। तो गोल कीपर प्लेड वेल, अच्छा उसने परफॉर्म किया, ये ठीक रहे। गोलकीपर प्लेड गुड,
गोलकीपर प्लेड ब्यूटीफुल, नहीं, हमारे पास वेल ठीक है बेटा, उसने अच्छा खेला। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ वेयर डाउन। वेयर डाउन मतलब एग्जॉस्ट होना, थक जाना किसी चीज से, बंदा तंग हो जाए, थक जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, ये इसका मतलब है। उसने पूछा था, सिनोनिम पूछा हुआ था। एंटोनिम ऑफ फ्राउन का मतलब होता है गुस्से में लाल पीला हो जाना, ठीक है। और इसका एंटोनिम पूछा, स्माइल, मुस्कुराना। थोड़ा थिक एंड थिन, हर हाल में, हर सूरत में, इन एवरी सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये हो जाएगा। आई एम विद यू, थ्रो थिक एंड थिन, मैं आपके साथ हूं हर हाल में, चाहे अच्छा हाल है चाहे बुरा हाल है, वैसे होता कोई नहीं है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस द मैनेजर स्पोक कॉन्फिडेंटली अबाउट द प्रोजेक्ट। इसने पूछा कॉन्फिडेंटली सेंटेंस में क्या है, तो मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था, एक होता है एडजेक्टिव, अक्सर इसी में आप मिस्टेक करते हैं, एडजेक्टिव, और दूसरा होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, नाउन प्लस प्रोनाउन, उन्हें एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में, तीनों के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है या नाउन है वो मैनेजर है, स्पोक जो है वर्ब है, नाउन है। तो जो कॉन्फिडेंटली है वो मैनेजर है, कॉन्फिडेंटली वो स्पोक कर रहा है। इन दोनों सेंटेंस में से क्या है? कॉन्फिडेंटली जो है वो स्पोक कॉन्फिडेंटली या मैनेजर कॉन्फिडेंटली, इस सेंटेंस के मुताबिक क्या है, किससे बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है हमें? जो कॉन्फिडेंटली है वो मैनेजर के बारे में हमें कुछ बता रहा है, स्पोक के बारे में कुछ बता रहा है। कोई स्पोक के बारे में कैसे बोला, कॉन्फिडेंटली बोला, बोलने के बारे में बात हो रही है, तो वो स्पोक क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बारे में जो हमें कोई चीज बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। वर्ब के बारे में जो हमें कोई चीज एक्सप्लेन करेगा, पिछली वीडियो में मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए थे ये एग्जाम्पल के साथ, एडवर्ब और एडजेक्टिव को, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारे पास एडवर्ब होगा। कॉन्फिडेंटली हमारे पास क्या एडवर्ब, एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। सेंटेंस में देखा करें, जिसके अंडरलाइन लगी हो, देखना कि यार वो किसके बारे में, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है या वर्ब के बारे में। नाउन के प्रोनाउन के बारे में बताएगा मैनेजर, तो हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस यूज द सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड होता है एक आइडियल सिचुएशन, विश, हाइपोथेटिकल आप कह लें कि जो है ना जी सिचुएशन। तो इसमें इफ ही वर अवेलेबल, अगर वो होता, मतलब नहीं था, ख्वाहिश थी कि अगर वो होता, ही वुड अटेंड द मीटिंग, तो मीटिंग को जरूर अटेंड करता। मतलब ये वो ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई है या नहीं होगी, अगर वो होता, मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हम ही के साथ वाज नहीं लगाते बल्कि वर लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, वर ही यूज होगा इसमें सब्जेक्टिव मोड के अंदर, ठीक है। इफ ही वर अवेलेबल ही वुड अटेंड द मीटिंग, तो वाज नहीं आएगा, इस भी नहीं आएगा, अटेंड भी नहीं आएगा। तो वैसे भी उसने मतलब है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन बनती ही नहीं है कि अटेंड्स वो करता है रेगुलरली, तो वही नहीं बनती है ना। सब्जेक्टिव मोड का मतलब ये है कि एक ख्वाहिश, एक मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक विश जो कि पूरी ना हो सके, ठीक है। तो इन बाकी तीन सेंटेंस में बनती नहीं है किसी सूरत में भी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन द सेम एज गिवन इडियम टू मैनी आयरन्स इन द फायर। एक से ज्यादा जो है ना जी मामलात में इंगेज रहना, एक्टिविटीज में, टू बी इंगेज इन टू मैनी एक्टिविटीज। जिस तरह से आप लोग जो है बहुत सारी एक्टिविटीज में इंगेज रहते हैं, तो आप लोग क्या है, टू मैनी आयरन्स इन द फायर, ठीक है। सर इन कौन इसे देखिएगा, इसका क्या बनेगा जी, इसकी जो एस्टेब्लिश होता है, इसका मतलब इंस्टॉल करना, खड़ा करना। विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू शो हाउ ऑफन अ थिंग हैपेंस। उसका दर्जाल में से कौन सा एडवर्ब बताता है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ। मैंने पढ़ाया हुआ वैसे ही, कोई काम कितनी बार हुआ, हाउ ऑफन की जब हम यूज करेंगे तो एडवर्ब ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लिख देता हूं, ही ऑलवेज
टेल आ लाए, चले ही ऑलवेज टेल्स आ लाए, चले टेल्स आए क्योंकि ही आया हुआ, वो हमेशा झूठ बोलता है। तो ऑलवेज हमेशा, ये क्या है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार, हमेशा ही। ठीक है, दूसरा ये है कि इसकी सेंटेंस में करेक्शन देगा वो, तो ये हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा वर्ब से पहले आता है। आप ये नहीं कह सकते ही टेल्स आ लाई ऑलवेज, गलत हो जाएगा। ही टेल्स ऑलवेज आ लाई, गलत हो, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ये हमेशा वर्ब से पहले था। बाकी जितने भी एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो सारे बाद में आते हैं। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा वर्ब से पहले आएगा। ये 2-3 मिस्टेक देते हैं वो एडवर्ब की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम बताया जो आपके रज़ाई भाई भी थे, तो हज़रत हमज़ा जो है ये आपके भाई भी थे। रज़ाई मतलब फोस्टर ब्रदर भी कह सकती हैं आप। क्यों? क्योंकि हज़रत आप ये देखें कि सोबिया ने हज़रत हमज़ा को दूध पिलाया, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध पिलाया। तो एक ही माँ ने दोनों को दूध पिलाया, दोनों भाई हो गए रज़ाई। अबू लहब की जो लौंडी थी, सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की? सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी सुहैल बिन आमिर ने की थी मुसलमानों की तरफ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे और मुआहदा लिखने वाले कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ठीक है, बैत उक़बा उला कब हुई? 12 नबवी को हुई। 12 बंदे थे। उक़बा किधर है जी? मक्का के अंदर एक घाटी है, वहाँ पे मीटिंग हुई। 12 लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की। ये 12 नबवी की बात है। अगले साल फिर 75 आए थे बैत उक़बा सानी के अंदर, 13 नबवी में हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा ने कब इस्लाम कबूल किया? 7 हिजरी में किया जी, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनका इस्लाम से पहले जो नाम था अब्दुल शमस था। अब्दुल शमस पूछता है, बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम तब्दील करके अब्दुर्रहमान रख दिया था। अब्दुल शमस के बजाय अब्दुर्रहमान रखा। इनका असल नाम भी पूछ लेगा आपसे। सबसे ज़्यादा हदीस इन्होंने लिखी 76,000 के करीब करीब है मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट फिगर भी पूछता है पेपर में, आपने इसका ऐड करना है कितनी हज़ार हदीस लिखी इन्होंने। इमाम फुक़हा किन का लक़ब है? हज़रत मुआज़ बिन जबल, ज़बरदस्त साहबी, जिन्हें यमन के अंदर जो है एक लगाया गया, जूरिस्ट लगाया गया, एक जज के तौर पे बिठाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने। क्यों कहा गया इन्हें इमामुल फुक़हा? क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी हलाल और हराम के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुद फरमाया था कि हज़रत मुआज़ बिन जबल की जो हलाल और हराम के हवाले से नॉलेज है वो तुम सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा है, सुपीरियरिटी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई सहाबा किराम का। इसीलिए खुलफा राशिदीन के दौर में भी जब भी कहीं भी कोई मसला होता था किसी चीज़ के हवाले से, तो मुआज़ बिन जबल को बुलाया जाता था, उनसे राय ली जाती थी। ठीक है, तो ज़बरदस्त किस्म के जो है ना जी साहबी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन्हें जो है ना जी भेजा, इन्हें ड्यूटीज़ असाइन की बहुत सारे। क़यास के अरकान कितने होते हैं? 4 होते हैं क़यास के अरकान की तादाद याद रखें। वैसे ज़्यादा डेप्थ में चला गया, इतनी डेप्थ में जाना नहीं चाहिए। तो क़यास क्या है बेसिकली ये देख लेते हैं हम। देखें, इस्लामिक जो लॉ है, सोर्स ऑफ लॉ जो है वो सबसे पहले कुरान है। कोई भी चीज़ हमने अगर देखनी है तो इस्लाम क्या कहता है? कुरान से देखो। कुरान में नहीं है तो फिर हदीस को देखो, हदीस में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हदीस में भी नहीं है, कुरान और हदीस 2 सोर्स हो गए हमारे पास प्राइमरी। उसके बाद हमारे पास फिर हो जाएगा इजमा। हमारे पास इजमा हो जाएगा। इजमा में क्या होता है? एक मतलब कंसेंसस पूछता है वो, कंसेंसस। बहुत सारे उलमा इकराम बैठ जाते हैं, मसला दरपेश हो गया तो उसके ऊपर कंसेंसस बना लेते हैं कि यार ये मसला है, इसका ये हल होना चाहिए इस्लाम की रोशनी में। उसके बाद हमारे पास क़यास। क़यास के अंदर क्या होता है जी? हमारे पास क़यास में हम एक चीज़ की एनालॉजी को यूज़ करते हुए दूसरी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में शराब का जिक्र है कि ये हराम है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो नशे हैं उनका जिक्र नहीं है। हमारे जो उलमा कराम हैं उन्होंने क्या किया? क़यास किया कि नशे जितने भी हैं, चाहे वो चरस है, चाहे वो अफ्यूम है, चाहे वो कोई भी है, भंग है, कोई भी है, वो क्या हराम है। तो ये क्या किया जी? क़यास हो गया। एक चीज़ हराम थी, उसी को देख के एनालॉजी बना के हमने दूसरी पे इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है इज्तिहाद। 5वां कौन सा? इज्तिहाद। ये कल्ला बंदा जो है ना, मुज्तहिद जो होता है, उसकी क्राइटेरिया बताए गए हैं कि उसको इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। वो क्या करे? कोई अपनी राय कायम कर ले किसी चीज़ के हवाले से,
उसे इज्तिहाद कहते हैं। मुज्तहिद क्या करे, इज्तिहाद कर लेता है। तो 5 हमारे पास ये मेन जो है ना जी सोर्स ऑफ लॉ हैं, सोर्स ऑफ फिका हैं, आप इस तरह से कह लें। जजिया बेसिकली पोल टैक्स है नॉन मुस्लिम के ऊपर। फर्स्ट गजवा ऑफ इस्लाम जो है गजवा अबुआ है, देखो हिजरी में हुआ, गजवा वदान भी कहते हैं इसे। और विच इवेंट मेक द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक हिजरी कैलेंडर, तो किसे सेंटर बनाया, मतलब स्टैंडर्ड बनाया गया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे मक्का से मदीना 622 AD को, उसी को कहा गया कि स्टैंडर्ड होगा, यहीं से हमारा हिजरी ईयर शुरू होगा। किसने शुरू किया? ये हज़रत उमर ने शुरू किया। हज़रत उमर के दौर में शुरू हुआ, और साल कौन सा था? 16 हिजरी का था। 16 हिजरी का साल था। हज़रत उमर फारूक साहब ने जो है ना जिसे शुरू किया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोट लेटर टू द किंग इन विच ईयर, 7 हिजरी में आपने खतूत लिखे थे 6 से 8 हुक्मरानों को। और उसमें आप ये देखें कि खुसरो परवेज़ ने तो आपका ख़त फाड़ दिया था, जालिम ने। ठीक है, उसके बारे में सवाल आता है किसने आपका ख़त फाड़ दिया था? मकूकस जो था मिस्र का, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, मुंजिर थे ये आपके मतलब है कि बैरिन वाली साइड के, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। तो 2 का मिलता है रेफरेंस के, 2 ने इस्लाम कबूल कर लिया था, बाकी उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, इसी तरह से वो जो कैसर रूम था उसने भी नहीं किया था इस्लाम कबूल। अच्छा, नजाशी ने भी इस्लाम, 3 हो गए फिर तो। नजाशी ने कर लिया था, मकूकस ने कर लिया था, और उसके बाद आप ये देखें कि वो जो बैरिन वाली साइड के जो थे गवर्नर, उन्होंने भी कर लिया था। मुंजिर इस तरह से उनका नाम था कुछ। तो 7 हिजरी में आपने ख़त लिखे थे। आमुल वफूद, आमुल खतूत कहते हैं 7 हिजरी को, ईयर ऑफ लेटर कहते हैं। ये भी सवाल बना है। मसीहुल इस्लाम इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्हीं का टाइटल था जी मसीहुल इस्लाम। आगे चलते हैं जी। इब्तदाल के मायने आमियाना, इंटरमीडिएट, दरमियाना। और जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बे कहते हैं। मुशब्बा होता है जिससे तशबीह दी जाए, जिस बंदे को, मतलब अली जो है ना, मैं कहता हूँ अली शेर है। अली क्या है जी? शेर की तरह बहादुर है। अली शेर की तरह क्या है जी? बहादुर है। अब अली की जो बात, अली को तशबीह दी जा रही है किसके साथ? शेर के साथ। अली को तशबीह दी जा रही है शेर की साथ। क्यों? बहादुरी की वजह से। अब 3 चीज़ें हैं, एक अली है, दूसरा शेर है, और तीसरा क्या है? उसकी बहादुरी है। अब अली जो है हमारे पास मुशब्बा है। अली वो बंदा है या वो चीज़ जिसे तशबीह दी जाए, वो क्या होगा? मुशब्बा होगा। ठीक है, और मुशब्बा बे हमारे पास जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए, मतलब शेर से तशबीह दी जा रही है, मुशब्बा भी हो जाएगा हमारे पास। जिस वजह से दी जा रही है, वजह शब्बा, बहादुरी की वजह से। हरफ तशबीह की माने, समझ आ गया कि नहीं आया? जी, अली हमारे पास इस सेंटेंस में मुशब्बा है क्योंकि उसे तशबीह दी जा रही है किसके साथ? शेर के साथ। शेर क्या होगा? मुशब्बा भी होगा, जिसके साथ तशबीह दी जा रही है। ठीक है, वजह तशबीह जिस वजह से दी जा रही है, बहादुरी की वजह से। नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो लब की जो नाज़की है उसे गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी जा रही है। इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। जिनके कादसिया में इस्लामी लश्कर के सिपह सलार कौन थे? हज़रत साद बिन अबी वक़ास थे। ईरानियों के खिलाफ थी फातेह ईरान, फातेह फारिस कहते हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास को। 636 AD के अंदर ये हुआ था। सब तो रफ़ा तूर के वाक़यात के मुतालिक हैं जी। कौम मूसा के बारे में सबत, मतलब 7वां दिन, हफ्ते का दिन ये था। ये बनी इसराइल की बात हो रही है। क्या करते थे? 7वें दिन कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत क्या करते थे। इनका ये वो तरीका था। ठीक है, पूरा 7 दिन काम करते थे, उस दिन कोई काम नहीं करते थे। यौम सब्त जो है, रफ़ा तूर, ये सारे मामला मूसा के काम से है। रजब अली बेग सरवर ने अलफ लैला का तर्जमा किस के नाम से किया? शबिस्तान सरवर के नाम से किया रजब अली बेग ने। ठीक है, शबिस्तान सरवर के नाम से किया। मबरा मुकम्मल कीजिए, आज मरे कल दूसरा दिन, इसका मतलब है ज़िंदगी नापायदार है। ठीक है, आज मरे कल दूसरा दिन। पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा था, 1822 में कलकत्ता से शुरू हुआ था। पाकिस्तान कौमी तराना फी जनवरी कौन सी किताब में है? चिराग शहर में है। उर्दू ग्रामर में आने वाले अल्फाज शनाख्त दान अंदेश क्या कहलाते हैं? लायक कहलाते हैं।
दूरंदेश, दूरंदेश, नादान, नादान। अब इसमें दान है और अंदेश है, ये वाला अंदेश और ये दान, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? लाके कहलाएंगे। इससे पहले वाले दूर और ना जो है ये क्या कहलाएंगे? साबके कहलाएंगे। साबके और लाके दोनों आपके क्लियर हो गए। ठीक है, उर्दू ग्रामर अल्फाज जो आखिर पे हों, ठीक है, जैसे दान है, शनास है और आदमी शनास जैसे होता है। अंदेश है, ये क्या है? लाके हैं, और उनके पीछे जो लगा होगा वो क्या होगा? उसका साबका होगा। साबके और लाके। सब रस मुलावजी ने लिखा था, उसमें जो शहजादी का नाम क्या था जी? हुसन था जी उसका नाम। आखिरी शब के मुसाफिर जो है या हमसफ़र, कुरातुल ऐन हैदर का जो है ना जी ये नावल है, ये बंगाल के बारे में लिखा गया। जब पार्टीशन हुई उसके बाद बंगाल में जो मामला थे, जो जुआ उतारना से क्या मुराद है? जो सर पे गुलामी है छुटकारा उससे हासिल करना, मतलब सर पे जो कर्ज है उससे छुटकारा हासिल करना, गुलामी से छुटकारा हासिल करना। नयाफत किसकी किताब है जी? अहमद फराज साहब की किताब है। अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से जो है ना जी आप देखें कि अहमद नदीम कासमी कबास के फूल के पूछता है। अमजद इस्लाम अमजद का वारिस ड्रामे के हवाले से पूछा जाता है अक्सर। ठीक है जी, ज़बरदस्त पर्सनालिटी अमजद इस्लाम अमजद, अभी 2023 में इनकी डेथ हुई है। एक अजीम, मतलब आप कहेंगे जो है ना जी मज़ा निगार। तो ये था जी आपका पेपर। उम्मीद है जो है आपको उसका फ़ायदा हो रहा होगा। अपना पेपर जो है देखें बेटा, बहुत सारी सीट्स आनी है आगे चल के, जैसा कि जूनियर क्लर्क की बहुत सारी सीटें हैं SLGAD में, जैसा कि डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें हैं बहुत सारी आगे चल के, एक्साइज इंस्पेक्टर की सीटें आनी है। तो अभी आप ये जो टाइम है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसे कीमती बनाएं। जो काम सारे लोग कर रहे हैं आप वही काम ना करें, इस टाइम को अवेल करें, रिलैक्स ना हो। जब भी सीटें हैं उससे पहले तैयारी करके आप बैठे हो, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करनी पड़े बस। तो ये जो आपके पास इतना सारा टाइम है इसे अवेल करें। सीटें भी आएंगी इंशाल्लाह 1 जनवरी के बाद, और इंशाल्लाह आप लोग रिकमेंड भी होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।